ये है इंडिया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जो कुछ ही सालों में चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 21वीं सदी और इसके बाद आने वाली सदियों में इंडिया ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनेगा। पिछले कुछ सालों में जिस तरह इंडिया इकोनॉमी पूरी दुनिया में छाई है, उसने सबको हैरान करके रख दिया है। एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक डाटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडिया में तकरीबन 2 करोड़ लोग गुर्बत से निकल आए हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स इंडिया को नेक्स्ट चाइना कह रहे हैं। आखिर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ऐसा क्या किया जो आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स लिस्ट में टॉप पर आ गया है? क्या वाकई इंडिया अगला चाइना बनने जा रहा है, या फिर वो इकोनॉमिकली वो चाइना को बीट करने वाला है? क्या ये सब वाकई हकीकत है या सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा? और इन सब में पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? आइए जानते हैं इस सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। हजारों साल तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। 16वीं सदी तक पूरी दुनिया की 25% ट्रेड इस सब कॉन्टिनेंट के थ्रू ही होती थी। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल तक इंडिया पर राज करने के बाद उसे इस हाल पे छोड़ा कि गोल्डन बर्ड खिलाने वाले देश 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और हर तरफ गरीबी और भूख के डेढ़े थे। हजारों साल इकट्ठे रहने वाले अब एक दूसरे के गले काट रहे थे। खैर 1947 में फिर इंडिया और पाकिस्तान आजाद हो गए। 1.5 साल बाद ही बॉर्डर पार चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों की शुरुआत तकरीबन एक जैसी ही थी, जहां ये तीनों देश रिसोर्सेज की कमी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थे। वहीं हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया मुसलसल तरक्की करके एक मिलियन स्ट्राइकर्स बन रहे थे। चाइना उस वक्त सिंगापुर की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। चाइना के ऑफिशियल सिंगापुर जाके वहां पर सिंगापुरियन मॉडल को स्टडी करते। अब सिंगापुर और चाइना में एक बहुत बड़ा फर्क है। लाइक सिंगापुर की आबादी चाइना की आबादी का 0.5% भी नहीं। मगर एक चीज जो चाइना की लीडरशिप को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी वो ये थी कि किसी तरह सिंगापुर ने एक अथॉरिटेरियन रिजीम चेंज में इतनी ज्यादा तरक्की की है। अब सिंगापुर की स्टोरी बहुत जबरदस्त है। एक गरीब देश जिसकी आधी से ज्यादा आबादी नशे की आदत थी, कुछ सालों में एशिया और फिर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। चाइना ने बहुत ही क्लोजली सिंगापुर को फॉलो करना शुरू कर दिया। 1978 से उस वक्त की चाइनीज लीडरशिप ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी। मतलब फॉरेन कंपनीज अब चाइना में बहुत ही आसानी से कंपनी सेटअप कर सकती थी। चाइना का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि एक बहुत बड़ी और सस्ती लेबर फोर्स। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर और फैक्ट्रीज को लो स्किल्ड और सस्ते वर्कर्स ही चाहिए थे। इसलिए 1980 में चाइना में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बूम आया। सारे लो एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि खिलौने, प्लास्टिक की प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट हो गई। उस जमाने में चाइना की एनुअल ग्रोथ 10% तक जा पहुंची। यही वो टाइम था जब इंडिया ने भी अपने दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोल दिए। 1991 से ऑनवर्ड्स इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में आया। और दूसरी तरफ यही वो टाइम था जब पाकिस्तान मार्शल लॉ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के गहरे बादलों में गहरा हुआ था। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर रही थी। हर 2 से 3 सालों बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। एक अजीब सी आंख मचोली चल रही थी। हर नई आने वाली गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देती थी। जब पॉलिटिकल सेटअप इतना वीक हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। यही वो एरिया है जहां इंडिया पाकिस्तान से बाजी ले गया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ और तकरीबन एक जैसे हालात में ही। और आज देख लें, वहां पर कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी भी आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता नहीं उल्टा, और इसीलिए वहां की पॉलिसी में वक्त के साथ साथ बेहतरी आती रही। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो इंडिया को मिला वो ये है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी जुबान बोलने वाला देश है, जहाँ पर तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग ना सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। यही वजह थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एशिया में इंडिया एक बहुत ही डिजायरेबल कंट्री बन गया। इंडिया को जो दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज मिला वो ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें ऑलमोस्ट 58% लोग 30 साल की उम्र से कम है। 1950 में चाइना की आबादी तकरीबन 55 करोड़ थी और इंडिया की तकरीबन 35 करोड़, लेकिन पिछले 70 सालों में 390% बढ़ी है और अभी भी वो इस रेट पर बढ़ रही है जिस पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 में इंडिया की आबादी में तकरीबन 20 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे। इतनी बड़ी मैन पावर के साथ इंडिया चाइना के साथ सस्ती लेबर में कंपटीशन दे रहा होगा, बल्कि इसकी शुरुआत तो काफी हद तक हो भी चुकी है। इंडियन स्टेट तामिल में कंपनी टाटा एप्पल लेटेस्ट आईफोन के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला मुल्क बन जाएगा। और कुछ ही बरस पीछे चले जाएं तो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था।
था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 30 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग मिडिल इनकम क्लास में शामिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी मिडिल क्लास पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ये लोग पैसा खर्चेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो साइकिल एक्सपेंड होगा और इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी। और इसीलिए कई इकोनॉमिक ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 से 2030 के दरमियान इंडिया जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन सकती है। पिछले 5 सालों में इंडिया को ऐसी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिली हैं जो पहले चाइना को मिली थी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल वर्कशॉप बनने जा रहा है। बड़ी पॉपुलेशन के बाद जिन चीजों ने इंडिया को ग्रो करने में हेल्प किया है उसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेटर डिजिटलाइजेशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट अब डिजिटल सिस्टम के जरिए पब्लिक एड देती है और इसका सबसे बड़ा फायदा आवाम को ऐसे मिला कि अब एड का पैसा डायरेक्ट लोगों तक पहुंचता है। वो जो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे और ब्यूरोक्रेसी को खुश करना पड़ता था, वो सीन अब काफी कम हो गया है। इसी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जैसा कि नेशनल रोड नेटवर्क जो 2014 के बाद से 50% इंक्रीज हुआ है। इसी तरह एयर फैसिलिटी 50% इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से फेयर ट्रांसपोर्ट लगातार बढ़ रही है। सस्ती इंटरनेट फैसिलिटी, स्मार्टफोन और डाटा तक इजी एक्सेस, सिंगल टैक्स रेगुलेशन और सस्ती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये है वो फैक्टर जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी लिटरली एक्सप्लोड हुई है। ये सब फैसिलिटी की वजह से इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर आया है। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया में 2022 के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 107 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक लोकल यूनिकॉर्न्स हैं। फॉरेन कंपनीज को अटैक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $26 मिलियन का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें मल्टीनेशनल कम सैलरी पर लोकल टैलेंट को हायर कर सकेंगे और इसकी वजह से सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज अपने ऑपरेशन इंडिया में बढ़ा रही है। और आखिर में 3 करोड़ वो इंडियन हैं जो दूसरे मुल्क में काम करते हैं और वापस इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसा बेचते हैं। 2021 में इंडिया को $90 बिलियन की रेमिटेंस मिली जो इन्हें एक्सपैट्स ने भेजी थी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सब अच्छा ही है। अभी ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पाकिस्तान की तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे काफी काम करना है। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 8000 लोग जॉबलेस हो गए। इस प्लांट की बंद होने की वजह थी टैक्स डिस्प्यूट। 2018 के बाद से मोदी सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाई, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनीज अब दोबारा चाइना की तरफ देख रही है। इसी तरह गो के नीचे पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में गरीबी कम हुई है, मगर अभी पॉवर्टी गैप बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। 2020 में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक सिर्फ 9% आबादी के पास कंप्यूटर है, जबकि पास 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% के पास अपनी गाड़ी है। नेशनल कॉन्सिसेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 27 करोड़ इंडियन शदीद गुर्बत का शिकार हैं। ये वो एरियाज हैं जहां इन दोनों देशों को बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। अभी तक इंडिया की ज्यादातर प्रोग्रेस पेपर से ग्राउंड तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई। इसी तरह 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25% इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है, वो अभी अपनी जुबान में कुछ पढ़ या लिख नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी भी एक इंडिया का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। अभी रिसेंटली कैपिटल स्टार्टअप नामी एक मैगजीन में स्टैट पब्लिश हुए कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4000 PhD होल्डर्स बेरोजगार हैं और यही PhD होल्डर्स बढ़ते क्राइम रेट्स की सबसे बड़ी वजह है। इंडिया में चूंकि आबादी बहुत बड़ी है, इसीलिए यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और कोरोना वायरस के बाद से ये बेरोजगारी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स की तादाद 19.3%, जबकि ये रेशो 2020 में 15.1% और 2019 में 14.9% थी। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद नौजवानों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह करप्शन में पाकिस्तान और इंडिया बुरी तरह पिटे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया का 85th लीस्ट करप्ट कंट्री है, जबकि पाकिस्तान 140वें नंबर पर आता है। और इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है कास्ट सिस्टम, जहां पर निचली जात के लोगों को कई अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा जाता है। इसके अलावा रिलीजियस और सेक्टेरियन टेंशंस दंगे फसाद का सबब बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कास्ट वगैरह का तो सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ फिरका वारियत अरूज पर है। मजहबी जुनूनियत, तासुब और इंटॉलरेंस इन दोनों देशों का बहुत बड़ा मसला है और इन तीनों चीजों से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों देशों के पास इन मामले में बहुत बदकिस्मती रहे हैं। इन दोनों मुल्कों के करप्ट लीडर्स ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वोट की खातिर एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। जात पात धर्म के नाम पर दुश्मनी के ऐसे गहरे बीज बोए हैं जो 70 साल से ये दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे
हुए हैं और दूसरी तरफ दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। वर्ल्ड वार में एक दूसरे के करोड़ों लोग मारने वाली कंट्रीज भी अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी है। अब जर्मनी के वीजे पर फ्रांस जा सकते हैं। आज से 80 साल पीछे चले जाएं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों देश जो एक दूसरे के ऐसे सख्त दुश्मन हैं जो कभी भी एक करेंसी और वीजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं दोनों कंट्रीज के व्यूज से कहना चाहता हूं कि अपने अपने वतन पर फख्र जरूर करें, अपने देश से मोहब्बत जरूर करें, मगर आपस के इख्तलाफात को दुश्मनी में ना बदलें। पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। दोनों देश अब किसी जंग को मजीद नहीं सह सकते। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों कंट्रीज की यूथ अपने हालात जरूर बदलेगी। थोड़ी देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। पाकिस्तान को भी अब लंबे अरसे के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह आजाद खारजा पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा या नहीं ये तो अब वक्त ही बताएगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।